दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार का नया आदेश, कहा कोरोना गाइडलाइंस का किया उल्लंघन तो सील होंगे होटल और सिनेमा हॉल। जी आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले ने राज्य सरकार की चिंता बढ़ा दी है और बड़ी संख्या में आ रहे कोरोना मामले को देखते हुए राज्य सरकार ने कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने एक आदेश में कहा है कि जो भी सिनेमा हॉल, होटल, रेस्टोरेंट में कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए पाए गए उनको तब तक सील कर दिया जाएगा। जी आपको बता दें कि आज महाराष्ट्र में कोरोना के 1551 नए मामले आए हैं और 48 लोगों की इससे जान गई है। जी आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार के ओर से लागू नई गाइडलाइंस के मुताबिक कोरोना से संबंधित नियमों का उल्लंघन करने वाले सिनेमा हॉल, होटल, रेस्टोरेंट को तब तक बंद रखा जाएगा जब तक कि एक बार फिर से कोविड-19 महामारी केंद्र सरकार द्वारा आपदा के रूप में अधिसूचित नहीं हो जाती। और नई गाइडलाइंस के मुताबिक राज्य के सभी मल्टीप्लेक्स, रेस्टोरेंट और होटलों में अब केवल 50% क्षमता तक ही लोगों की अनुमति होगी। महाराष्ट्र के सभी मॉल्स में लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग को लागू करने के लिए पर्याप्त क्षमता में लोगों को तैनात करने होंगे। अगर आप इस नई गाइडलाइंस को फॉलो करने में कोई लापरवाही बरतते हुए देखे जाएंगे तो ऐसे मल्टीप्लेक्स, मॉल्स के खिलाफ राज्य सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। शादियों में 50 से ज्यादा मेहमान नहीं शामिल हो सकते और वहीं सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक समारोहों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। गाइडलाइंस के अनुसार अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1551 नए मामले सामने आए हैं और 1671 लोग डिस्चार्ज हुए और 48 लोगों की इससे जान गई है। प्रदेश में कुल मामले 23,29,464 हो गए हैं और कुल डिस्चार्ज मामले 21,44,743 है और सक्रिय मामले 1,30,547 है। कोरोना से अब तक के 52,909 लोगों की जान जा चुकी है और स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना महामारी के कारण 48 लोगों की मौत का मामला दर्ज किया गया है। और दोस्तों मैं अगली खबर बता दें कि देश में कोरोना के बढ़ते हालात के बीच 17 मार्च को मुख्यमंत्रियों के संग बैठक करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। जी आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगे हैं। देश में कोविड-19 के नए मामलों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 मार्च को सभी मुख्यमंत्री के साथ कोरोना के हालात पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है। देश में बढ़ते कोरोना के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को हालात पर चर्चा करने के लिए बुलाया है। 17 मार्च को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ये बैठक दोपहर 12:30 बजे होगी। और आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, दिल्ली, गुजरात और यूपी समेत कई राज्यों में एक बार फिर से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। कोरोना संक्रमण का ग्राफ फिर से तेजी से बढ़ने लगा है और ऐसे में प्रदेश सरकारों ने भी एक बार फिर से कोरोना गाइडलाइंस को लेकर सख्ती बढ़ानी शुरू कर दी है। और वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी राज्यों को पहले से ही एडवाइजरी भेजनी शुरू कर दी है। अगर ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में 3.8% की तेजी आई है। और दोस्तों मैं अगली खबर बता दें कि ममता बनर्जी की सुरक्षा में फेरबदल, इस आईपीएस अफसर को बनाया गया सिक्योरिटी डायरेक्टर। जी हम बात करें कि पश्चिम बंगाल में विपक्षी भाजपा ने जिस आईपीएस अफसर की निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे, अब उसी को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुरक्षा का जिम्मा सौंप दिया गया है। आईपीएस ज्ञानवंत सिंह को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुरक्षा का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है और इस संबंध में चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश जारी किया था और ज्ञानवंत सिंह एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की रैंक वाले अधिकारी हैं और अभी वो राज्य में सिक्योरिटी के एडिशनल डायरेक्टर जनरल के तौर पर तैनात थे। और बता दें कि इस समय बंगाल के चुनाव में टीएमसी चीफ को लगी चोट बहुत बड़ा सियासी मुद्दा बना हुआ है। सत्ताधारी पार्टी इसके जरिए सहानुभूति वोट बटोरने की कवायद कर रही है तो विपक्ष इसे चुनावी नौटंकी करार देते हुए उनके इलाज का ब्यौरा सार्वजनिक करने की मांग कर रहा है। आपको बता दें कि आईपीएस ज्ञानवंत सिंह होंगे ममता के
सिक्योरिटी डायरेक्टर। बता दें कि नंदीग्राम में 10 मार्च को नामांकन के दिन ममता बनर्जी को चोट लगने के मामले में लापरवाही के चलते उनके सिक्योरिटी डायरेक्टर IPS विवेक सहाय को रविवार को ही चुनाव आयोग ने निलंबित कर दिया था। चुनाव आयोग की जांच में पाया गया था कि संभावित हादसे के वक्त सहाय उस बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठे हुए थे जो Z+ सिक्योरिटी प्रोटेक्टिव बंगाल की CM की सुरक्षा के लिए तैनात थी। जानकारी के मुताबिक बीजेपी ने बंगाल के जिन 2 IPS अफसरों की निष्पक्षता पर संदेह जताते हुए चुनाव आयोग को खत भेजा था, उनमें विवेक सहाय के अलावा ज्ञानवंत सिंह का भी नाम शामिल है। और दोस्तों अगली खबर में बता दें कि मनीष सिसोदिया का बड़ा हमला। कहा LG के जरिए दिल्ली में सरकार चलाना चाहती है भाजपा। जी हां, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की सरकार और दिल्ली उपराज्यपाल के बीच अधिकारों की लड़ाई का मामला एक बार फिर सामने आया है, जिसका मुद्दा दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने उठाया है। आपको बता दें मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी आज संसद में नया कानून लेकर आई है जिससे दिल्ली में सरकार अपना काम नहीं कर पाएगी। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार का मतलब अब कुछ नहीं होगा। ये बहुत खतरनाक संशोधन है। इसमें लिखा है कि चुनी हुई सरकार जो फैसले लेगी उसकी फाइल अब उपराज्यपाल के पास भेजनी पड़ेगी। वहीं उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार संसद में दिल्ली के संबंध में असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक बिल लेकर आई है। केंद्र सरकार GNCTD एक्ट में बदलाव करने के लिए एक संशोधन बिल लेकर आई है और इस बिल में लिखा है कि इसके आने के बाद दिल्ली सरकार का मतलब होगा उपराज्यपाल। सिसोदिया ने इस बिल के खिलाफ एक ट्वीट भी करते हुए लिखा कि बीजेपी आज संसद में नया कानून लेकर आई है और इस कानून से दिल्ली में उपराज्यपाल ही सरकार होंगे। वहीं मुख्यमंत्री मंत्री को अपनी हर फाइल को LG के पास भेजनी होगी। सिसोदिया ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के पहले बीजेपी का घोषणा पत्र कहता था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाएंगे, लेकिन अब कहते हैं दिल्ली में LG ही सरकार होगी। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि असम की राजधानी कहाँ है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं एक बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और दोस्तों अगली बड़ी खबर बता दें कि बंगाल इलेक्शन 2021 से पहले कांग्रेस में बढ़ी कलह। अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ पार्टी के इन नेताओं ने खोला मोर्चा। जी हम बात करें कि बंगाल में चुनाव से पहले कांग्रेस में कलह बढ़ती ही जा रही है। टिकट बंटवारे के बाद पार्टी के कई नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस से कई नेता बाहर जा सकते हैं और इनमें पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोमेन मित्रा के परिवार भी शामिल है। सूत्रों के अनुसार सोमेन मित्रा के बेटे रोहन मित्रा पार्टी के अंदर हो रही उपेक्षा से उनका झुकाव भाजपा की ओर हो रहा है और चर्चाओं में अगर गौर किया जाए तो भाजपा सोमेन की पत्नी व तृणमूल कांग्रेस की पूर्व विधायक शिखा मित्रा को इंटालिया से भाजपा का उम्मीदवार बनाना चाहती है। और वहीं रोहन मित्रा का आरोप है कि अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस को मालदा व मुर्शिदाबाद जिले की पार्टी बनाकर रखना चाहते हैं। इससे पहले भी अधीर की कार्यशैली से नाराज होकर विधानसभा में विरोधी दल के नेता अब्दुल मन्नान ने गठबंधन को लेकर हो रही बैठकों के बीच सोनिया गांधी को कई बार पत्र लिख चुके थे। आपको बताएं कि उनका आरोप है कि संयुक्त मोर्चा के तहत राज्य में कांग्रेस 91 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और ये बात बहुत पहले तय हो जाती, लेकिन अधीर की वजह से बेवजह की देरी हुई। इधर टिकट का बंटवारा जिस तरह से हुआ है और अधीर के करीबी लाभान्वित हुए हैं, इसको लेकर भी पार्टी में काफी नाराजगी है। नाम नहीं छापने की शर्त पर बंगाल कांग्रेस से कई सदस्यों ने पार्टी छोड़ने का मन बना लिया है। कमोवेश यही हाल प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष संतोष पाठक का भी है। पार्टी आलाकमान के पास वे प्रदेश अध्यक्ष के रवैये की शिकायत कर चुके हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, प्रदेश कांग्रेस की मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप को भी बदल दिया गया है और उसका नाम अब प्रेस विद ARC हो गया है, जहां केवल अधीर से जुड़ी सूचनाएं ही मिल रही हैं। और दोस्तों अगली खबर बता दें कि ऑस्कर पहुंची प्रियंका चोपड़ा की फिल्म द व्हाइट टाइगर। इस कैटेगरी में मिला नॉमिनेशन। जी हम बात कर रहे हैं कि प्रियंका चोपड़ा जोन्स की फिल्म द व्हाइट टाइगर बाफ्टा के बाद आखिरकार ऑस्कर अवार्ड्स के नॉमिनेशन तक पहुंच गई है। सोमवार को 93 एकेडमी अवार्ड्स के नॉमिनेशंस की लिस्ट जारी की गई, जिसमें द व्हाइट टाइगर को अडॉप्ट स्क्रीन प्ले कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला है। जी आपको बता दें कि इस बार नॉमिनेशंस का ऐलान करने का मौका प्रियंका और निक
जोन्स को मिला, जिन्होंने ऑनलाइन ऑस्कर अवार्ड्स के नॉमिनेशन घोषित किए। द व्हाइट टाइगर के लिए इसके लेखक निर्देशक रमीन बेहरानी को बेस्ट एडॉप्टेड स्क्रीन प्ले कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला है और ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई थी। फिल्म में आदर्श गौरव ने मुख्य भूमिका निभाई थी, जबकि प्रियंका चोपड़ा और राजकुमार राव सहयोगी भूमिकाओं में नजर आए थे। प्रियंका ने इसकी खुशी मनाते हुए इंस्टाग्राम पर लिखा कि हम अभी ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुए हैं, बधाई रमीन और टीम। खुद नॉमिनेशन घोषित करना मेरे लिए खास रहा, सब पर गर्व है। और दोस्तों अगली बड़ी खबर बता दें कि जोमैटो मारपीट केस में डिलीवरी बॉय की शिकायत पर अब महिला के खिलाफ एफआईआर। जी हम बात कर रहे हैं कि ऑनलाइन खाना डिलीवर करने वाली कंपनी जोमैटो के डिलीवरी कर्मी और महिला ग्राहक के बीच हाथापाई मामले में नया मोड़ आ गया है और अब डिलीवरी कर्मी कामराज की शिकायत पर महिला हितेशा चंद्रानी के खिलाफ आईपीसी की धारा 355 यानी हमला, 504 यानी अपमान और 506 आपराधिक धमकी के तहत बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है और इससे पहले महिला ने डिलीवरी कर्मी की शिकायत की थी। कर्नाटक के बेंगलुरु की मॉडल और मेकअप कलाकार हितेशा चंद्रानी ने दावा किया था कि ऑनलाइन डिलीवरी कर्मी ने कथित रूप से इसलिए हमला कर दिया क्योंकि उन्होंने देर से खाना लाने पर उसकी शिकायत कर दी थी। हितेशा चंद्रानी ने ट्विटर पर घटना के बारे में बताया और नगर पुलिस को ट्वीट टैग किया। पुलिस ने उनसे इलाके का ब्यौरा देने को कहा ताकि उनकी मदद की जा सके। मॉडल ने कहा था कि मंगलवार को खाने का ऑर्डर दिया था जो देरी से आया, तो उन्होंने जोमैटो के ग्राहक सेवा अधिकारी से शिकायत दर्ज कराई और कहा कि वे खाना निःशुल्क दे या खाने का ऑर्डर रद्द करें। चंद्रानी ने सेल्फी वीडियो पोस्ट की थी जिनमें वह रो रही हैं और उनकी नाक में से खून निकल रहा है। ये वीडियो कुछ टीवी चैनलों में भी प्रसारित की है और इस वीडियो में वह कह रही हैं कि मेरा जोमैटो के खाने ऑर्डर को देर हो रही थी और मैं ग्राहक सेवा अधिकारी से बात कर रही थी। इस बीच डिलीवरी कर्मी ने ये किया और जिस पर जोमैटो ने उनके ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि हमारे स्थानीय प्रतिनिधि जल्द आपसे संपर्क करेंगे और पुलिस जांच में तथा जरूरी चिकित्सा देखभाल में आपकी मदद करेंगे। और वहीं आपको बता दें कि महिला के आरोप के बाद जोमैटो की ओर से डिलीवरी करने वाले युवक ने दावा किया है कि महिला ने उसे चप्पल मारी और गालियां दी। युवक ने दावा किया कि महिला की खुद की गलती से उसकी नाक पर चोट लगी। कामराज ने कहा था कि मैंने उन्हें खाना सौंप दिया और मैं पेमेंट के लिए खड़ा था। मैंने माफी भी मांगी क्योंकि ट्रैफिक और खराब सड़कों के कारण डिलीवरी में देरी हो गई थी। कामराज ने कहा कि महिला ने खाने के लिए पैसे देने से इनकार कर दिया। कामराज का दावा है कि उसे जोमैटो अधिकारियों ने बताया था कि उन्होंने महिला के अनुरोध के आधार पर खाने का ऑर्डर रद्द कर दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद कामराज ने महिला से खाना वापस करने को कहा जो उसने इनकार कर दिया। कामराज ने दावा किया कि वह बिना खाने के भी वहां से जा रहा था। तभी हितेशा ने हिंदी में गालियां दी और मारपीट शुरू कर दी। कामराज ने कहा कि इस दौरान वह मेरा हाथ हटाने की कोशिश कर रही थी और तभी नाक पर उसकी ही अंगूठी लग गई और खून बहने लगा। जो भी हितेशा का चेहरा देखेगा वह समझ जाएगा कि ऐसा घाव मुक्के से नहीं बन सकता। तो दोस्तों इस जोमैटो की घटना को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों अगली खबर में आपको बता दें जो कि उत्तर प्रदेश से है कि लखनऊ में अखिलेश बनाम सीएम योगी आदित्यनाथ के लगे होर्डिंग, लिखी गई है बातें। जी आपको बता दें कि मुरादाबाद में पत्रकारों पर हमले के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत कई सपा कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद पत्रकारों पर भी एफआईआर दर्ज कराई गई और इस घटना के बाद सिपाहियों में रोष है और वहीं पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर यूपी की योगी सरकार पर लगातार हमलावर है। और इस बीच राजधानी लखनऊ में एक होर्डिंग लगी दिखी जिस पर एक तरफ अखिलेश की तस्वीर और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर थी और इस होर्डिंग में अखिलेश यादव पर मुकदमे लिखवाने और सीएम योगी पर मुकदमे हटाने की बात का जिक्र है। आपको बता दें कि प्रशासन ने इस होर्डिंग को तुरंत हटवा दिया है और इस बात की जांच की जा रही है कि ये होर्डिंग किसने लगाई। जी आपको बता दें कि मुरादाबाद में पत्रकारों पर हमले के बाद एफआईआर दर्ज होने के बाद से सपा प्रमुख अखिलेश यादव योगी सरकार पर हमलावर हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि नेताओं पर झूठे मुकदमे और जांच एजेंसियों के छापे के साथ शारीरिक हमले भी हो रहे हैं। भाजपा के राजनीतिक कुत्सित इरादों का परिणाम ऐसी स्थितियां हैं। उन्होंने कहा कि दूसरे पर सिंडिकेट से संचालित होने का आरोप लगाने वाले वास्तव में संघिकेट हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि सपा सरकार बनने पर फर्जी एनकाउंटर की जांच होगी और इसके साथ ही हिरासत में मौतों की जांच भी होगी। मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट और पीड़ित परिवारों की शिकायत पर जांच होगी। अखिलेश यादव ने कहा कि आज संविधान पर हमले हो रहे हैं।
और दोस्तों एक खबर बता दें कि आमिर खान ने सोशल मीडिया छोड़ने का किया ऐलान। आखिरी पोस्ट में लिखी ये बात। जी हां, आपको बता दें कि अपने जन्मदिन के एक दिन बाद यानी 15 मार्च को एक्टर आमिर खान ने सोशल मीडिया को छोड़ने का ऐलान कर दिया। आमिर खान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालते हुए ऐलान किया है कि अब वे इसको अलविदा कह रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपने फैंस को एक खुद जुड़ने का दूसरा रास्ता सुझाया है। आमिर खान ने पोस्ट में लिखा है कि वो अपने प्रोडक्शन हाउस के सोशल मीडिया हैंडल से फैंस के साथ संवाद करेंगे। दरअसल आमिर ने यह फैसला अपना काम पर पूरी तरह से फोकस करने के लिए लिया है। जी आपको बता दें कि हाल ही में आमिर खान ने अपनी आगामी फिल्म लाल सिंह चड्ढा की रिलीज तक अपना फोन बंद रखने का फैसला किया था, लेकिन आज आमिर खान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट को भी छोड़ने का ऐलान कर दिया। आमिर खान ने अपने जन्मदिन की बधाइयों का शुक्रिया अदा करते हुए ये ऐलान किया और आमिर खान ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि दोस्तों, मेरे जन्मदिन पर इतना प्यार और इतनी गर्मजोशी के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मेरा दिल भर आया है और इस प्लेटफॉर्म पर फैंस के साथ जुड़ेंगे आमिर खान। जी आपको बता दें कि आमिर खान ने आगे लिखा कि दूसरी खबर यह है कि ये मेरा सोशल मीडिया पर आखिरी पोस्ट होगा। हालांकि मैं इस माध्यम पर वैसे भी ज्यादा एक्टिव नहीं हूं, तो मैंने इनसे दूर होने का फैसला लिया है। हम वैसे ही बातचीत करेंगे जैसे पहले करते थे। आमिर ने लिखा कि इसके साथ ही AKP यानी आमिर खान प्रोडक्शन ने अपना ऑफिशियल चैनल बनाया, तो भविष्य में मेरी फिल्मों की अपडेट आपको उन्हीं के हैंडल पर मिलेगी। आपको बता दें कि 2018 में आमिर खान ने अपने जन्मदिन पर अपनी मां की एक तस्वीर साझा करके इंस्टाग्राम पर अपनी शुरुआत की थी, जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया था। अगर आमिर खान के वर्क फ्रंट की बात करें तो अभिनेता अपनी आगामी फिल्म लाल सिंह चड्ढा के पोस्ट प्रोडक्शन के साथ खुद को व्यस्त रखे हुए हैं। और दोस्तों अगली खबर में आपको बताते कि गौहर खान ने किया कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन, BMC ने दर्ज कराई FIR। जी हम बात करें कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। हालात को काबू करने के लिए सरकार ने कई कड़े नियमों को लागू कर दिया है, जिसके तहत कई शहरों में लॉकडाउन लगाया हुआ है, लेकिन लोग अभी भी प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में प्रशासन ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठा रहे हैं। खबर है कि BMC ने सोमवार को बॉलीवुड एक्ट्रेस गौहर खान के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। गौहर खान पर कोरोना प्रोटोकॉल को तोड़ने का आरोप लगा है। गौहर खान के खिलाफ ओशिवारा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया गया है। अब जानकारी के मुताबिक पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और BMC ने इसकी जानकारी ट्वीट कर भी दी है। BMC ने लिखा है कि शहर की सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। BMC ने एक बॉलीवुड एक्टर के खिलाफ FIR दर्ज कराई है और ये शिकायत कोरोना टेस्ट से संक्रमित आने के बाद फॉलो करने वाली गाइडलाइंस के उल्लंघन के बाद दर्ज कराई गई है। जी आपको बता दें वहीं कुछ मीडिया की खबर के मुताबिक BMC के एक अधिकारी ने गौहर खान के नाम खुलासा किया है। अधिकारी ने बताया कि गौहर खान के खिलाफ IPC की धारा 269 और 270 के तहत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है। BMC अधिकारी ने बताया कि जब अधिकारी गौहर खान के घर संक्रमित होने का पर्चा लगाने गए तो उन्होंने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। और दोस्तों अगली खबर में जान लेते हैं कि देश भर में सोने और चांदी के ताजा भाव। जी आपको बता दें कि सोना हुआ महंगा, चांदी की कीमत भी चढ़ी और जाने क्या चल रहे हैं रेट। जी आपको बता दें कि हाजिर बाजार में सोमवार को सोने एवं चांदी के दाम में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में सोने के भाव में 61 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इससे दिल्ली में सोने का मूल्य चढ़कर 44,364 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया और पिछले सत्र में 10 ग्राम सोने का भाव 44,303 रुपए पर रहा था और इसी तरह चांदी की कीमत में 162 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और दोस्तों अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि नॉर्थ ईस्ट में भारी बारिश की आशंका, घाटी भी बदलेगा मौसम, लेकिन अब चढ़ेगा दिल्ली का पारा। जी हम बात करें कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते देश के कई हिस्सों में बारिश हो रही है और कुछ जगहों पर बारिश के आसार बने हुए हैं। भारतीय मौसम विभाग के ताजा अपडेट में कहा गया है कि आज से लेकर अगले 2 दिनों तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और मणिपुर में भारी बारिश के आसार हैं। तो वहीं घाटी के मौसम में भी तब्दीली हो सकती है। हिमाचल और उत्तराखंड में भी बारिश और बर्फबारी का अंदेशा है, जिससे तापमान में कमी आने की उम्मीद है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।